जय CLC दोस्तों, my name is Tarun Mittal, Team Chemistry CLC. A man who always smiles does not mean that he has no problem, but the smile shows that he has the ability to overcome all the problems. बेटा मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने हंसते हंसते सभी कार्य को करना है और इतना इजीएस्ट वे में करना है। कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करनी, अपने को अपने शिखर तक, अपने एम तक, टारगेट तक बिना फिक्र के पहुंचना है। और इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अपने को रूटीन में कंसिस्टेंट होके वर्क करना। मैं ये नहीं कहता कभी ईच डे आप 10 आवर्स पढ़ो, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। हम CLC में रूटीन में एक ही बात पे जोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। अपने अगर टोटोइज बनेंगे तो बेटा जीत कर जाएंगे 100%। स्लो चलो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलो। रूटीन में अपने को पढ़ना है, फुल मेहनत करना है, इसी के साथ अपने को आगे बढ़ना और अपने 100% अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं। इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं आज का ये एडवांस का पेपर। बेटा पेपर सेकंड के सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन बेंजीन चैप्टर से है और यहां पर एक बेहतरीन रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन मेंशन्ड है। बेटा डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में NaNO2HCl NH2 ग्रुप को N2+Cl- में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर Me आएगा, यहां पर N2+Cl-। और एक बात बताइए, इस ग्रुप को CuCN सैंडमेयर रिएक्शन साइनाइड ग्रुप में चेंज कर देगा और साइनाइड ग्रुप डाइबेल एस से रिड्यूस होकर, जब साइनाइड आएगा डाइबेल एस से रिड्यूस होगा और एक बात तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और यहां पर वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी मेंशन्ड है। तो एक बात बताइए, यहां पर Me आ जाएगा और इसने ये पूछा गया है कि ऑर्थोजाइलिन किस रिएक्शन में बनेगा। डेफिनेटली ए रिएक्शन में बनेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन ग्रिग्नार रेजन का फॉर्मेशन होगा, MgBr का फॉर्मेशन होगा। MgBr का रिएक्शन जब यहां पर आप CO2 से कराएंगे, इस कार्बन पे माइनस चार्ज रहेगा, Br पे प्लस डेल्टा है, तो यहां पर आप COOH का अटैक करवाएंगे, CO2 गैस का अटैक करवाएंगे, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? COOH का। हाइड्रोलाइसिस में मेंशन्ड है। अब एक बात बताइए, OH ग्रुप की जगह SOCl2Cl रिप्लेस करके देता है, तो यहां पर फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? मिथाइल एंड COCl, है ना। अब एक बात, ये H2PDBSO4 आई थिंक सब लोग जानते हो, रोजेनमुंड रिडक्शन है और यहां पर CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज रिड्यूस्ड बाय क्लीमेंसन रिडक्शन और यहां पर ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड आल्सो विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करें तो यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेंशन्ड है। और बेटा एक बात बताइए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप अल्कोहल बनाते हो इस तरीके का, यहां पर OH आ जाएगा। PBr3 यहां पर Br को प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 2 कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। डाइल्यूट HCl यहां पर रिडक्शन करता है और यहां पर H को प्रोड्यूस कराएगा, तो यहां पर एक बेंजीन रिंग रहेगी, मिथाइल रहेगा और इथाइल ग्रुप रहेगा। दिस इज नॉट ए जाइलिन। अगर इस रिएक्शन का बात करें, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन मेंशन्ड है, तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट क्या बनने वाला बेटा? बेंजीन रिंग, और यहां पर CHO रहेगा और यहां पर CH2CHO रहेगा। अब एक बात बताइए, यहां पर अगेन वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेंशन्ड है, तो एक बात बताइए, रिड्यूस होकर ये अगेन इथाइल बेंजीन टाइप से देगा, इथाइल बेंजीन, और यहां मिथाइल रहा है और यहां पर क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। तो ये भी जाइलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो डी भी आंसर नहीं रहेगा। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा? A एंड B। बेहतरीन क्वेश्चन, ऑर्गेनिक की काफी सारी रिएक्शन को यूटिलाइज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, जिसमें से अपने को सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या सही सीक्वेंस को अपने को सिलेक्ट करना है। बेटा PSCHC की ब्रोमीन लाइट से रिएक्शन कराते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर बेंजीन रिंग पर CH2Br इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर बेटा यहां पर बोला गया कि क्योंकि एक रिएक्शन कराई गई और R बना, है ना, और ये फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है, आई थिंक यहां पर NC आइसोसाइनाइड बोलना चाहिए। दिस इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और यहां पर बेंजोइक एसिड बनेगा T की फॉर्म में, और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन होगा, हीट भी करा दिया गया है, तो बेंजेमाइड बन जाएगा CONH2, और W से रिएक्शन कराएंगे R बनेगा। चलिए चेकआउट करते हैं ना। पहले में बोल रहे ये Q का वैल्यू आप KNO2 पुट करिए। बेटा KNO2 की बात करें तो ऑक्सीजन साइड से अटैक होगा, और ऑक्सीजन साइड से अटैक होगा तो यहां पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनने वाला है, CH2O N डबल बॉन्ड O।
इसका H2PD से रिडक्शन करने पर अमाइन तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन तो नहीं देने वाला है ना, एल्कोहल बनेगा और एल्कोहल कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं शो कर सकता, तो इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड की ओर मूव करें, ये बोल रहे हैं कि आर बेंजीन अमाइन होगा, आर की बात करें दैट इज बेंजीन अमाइन, और ये जो V है या 5 जो दिया हुआ है दैट इज KCl। बेटा एक बात बताइए, यहां पर अगर आप पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं तो यहां तो साइनाइड अटैक करेगा और अपने को बनाना क्या है यहां पर आइसोसाइनाइड, तो बी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं। मूव करते हैं क्यू ऑप्शन की ओर। बेटा क्यू ऑप्शन डेफिनेटली यहां पर अगर AgNO2 का यूज करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग पर CH2NO2, और नाइट्रो ग्रुप का PD से रिडक्शन कराते तो यहां पर CH2NH2 बनेगा, और बेटा ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन देकर NC बना देगा और फिनाइल मिथिनियमाइन बन जाएगा। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन सही है। W बोल रहे हैं LiLH4 से रिडक्शन कराइए, W यहां पर है, इसका रिडक्शन कराओगे तो यहां पर बेटा अपने पास क्या बन जाएगा CH2NH2, बेंजीन रिंग रहेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा CH2NH2। डेफिनेटली ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन शो कर सकता है। और ये बोल रहा है कि ये जो 5 या V है ना, इसको AgCN से ट्रीट कराया गया। अब एक बात देखिए, AgCN से ट्रीट कराओगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा डेफिनेटली, भाई यहां पर इसकी रिएक्शन कराओगे तो N अटैक करता है ना, तो आइसोसाइनाइड बनता है, ये भी अपना ऑप्शन क्या है करेक्ट है, तो अपना आंसर क्या रहेगा बेटा C and D। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेयर इन बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। बेटा इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अपने पास +3, आयरन होता है 3d6,4s2, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दोगे तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 3d5, और बेटा पेयरिंग कर नहीं सकते, और अगर पेयरिंग नहीं करेंगे वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3 और टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहेगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अगर अपने मूव करते हैं तो आयरन अगेन 3d6,4s2, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2-, बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कराएंगे, दिस इज 3d8,4s2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और ये भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रखता है, इसलिए पहला अपना करेक्ट ऑप्शन है। बेटा नेक्स्ट की ओर मूव करें तो बेटा नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कोबाल्ट के रिगार्डिंग है। कोबाल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7,4s2, लेकिन कोबाल्ट -1 में है तो 3d8,4s2 हो जाएगा। अब एक बात, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, s ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या हो जाएगा sp3। अब एक बात, कोबाल्ट 3d7,4s2 होता है, यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है, तो एक बात बताइए 3d7 रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब s और p ऑर्बिटल वैकेंट रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा अगेन sp3, तो ये भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहेगा, बी भी अपना आंसर रहेगा। निकल टेट्राकार्बोनिल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है 0, 3d8,4s2 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी तो बेटा 3d10 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड तो वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट करते हैं। निकल साइनाइड की बात करें, निकल +2 में है और 3d8,4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो निकल +2 जाएगा, 3d8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा dsp2, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, तो सी ऑप्शन अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। कॉपर पिरिडीन की बात करें तो 3d10,4s1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो 3d10 बचेगा, यस डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। चेक करते हैं नेक्स्ट पर भी, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस मॉलिक्यूल में अपने पास +1 है, अगेन 3d10, वही हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, तो ये भी अपना आंसर रहेगा बेटा, तो यहां पर आंसर रहेगा अपने पास A, B and D। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड बनाता है S3PO4, S3PO2, S3PO3, उसी के रिगार्डिंग है। Upon heating, S3PO3 undergoes disproportionation reaction to produce S3PO4 and PS3. Yes, definitely it is correct statement. While S3PO3 can act as reducing agent, S3PO4 cannot. बेटा yes, definitely. देखिए यहां पर P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, ये है S3PO3।
बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है इस पीएच बॉन्ड के कारण, डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन H3PO4 इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। H3PO3 इज ए मोनोबेसिक एसिड, बेटा नहीं, 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है, ये तो डाइबेसिक है, थर्ड इनकरेक्ट है। फिर बोल रहे हैं द H एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयनाइजेबल इन वाटर। बेटा एक बात बताइए, ये जो पीएच बॉन्ड है ये क्या H प्लस लूज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आयोनाइजेबल है या नॉन आयोनाइजेबल है? दिस इज नॉन आयोनाइजेबल। तो अपना ये आंसर भी क्या है, करेक्ट। तो ए बी डी विल बी द आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में एक क्वेश्चन दिया गया है, रिएक्शन ऑफ एक्स ग्राम ऑफ एन टिन का एक्स ग्राम यूज किया गया है, इसका रिएक्शन कराया गया HCl से, है ना। रिएक्शन ऑफ एक्स ग्राम ऑफ टिन विद HCl क्वांटिटेटिवली प्रोड्यूस्ड ए सोल्ट, ये सोल्ट का प्रोडक्शन करता है, अपने को मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। एंटायर अमाउंट ऑफ द सोल्ट रिएक्टेड विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो एक बात बताइए, यहां पर ये नाइट्रोबेंजीन से रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। ये जो सोल्ट है ना SnHCl है, इसका रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन से करवाया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोबेंजीन से रिडक्शन करा ले। अब एक बात, नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन कराओगे SnHCl से, तो इसने बोला है एंटायर अमाउंट ऑफ द सोल्ट रिएक्टेड विद y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये सोल्ट है ना, वो y ग्राम नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl का जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड हो, प्रोड्यूसेस 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सोल्ट। बेटा एक बात बताइए, पहले तो NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एनिलीन, SnHCl के प्रेजेंस में, है ना। फिर एक बात बताइए, HCl अभी भी रिएक्शन में पड़ा है तो ये सोल्ट बनाएगा, तो एनिलीनियम क्लोराइड बना देगा, है ना। अब एक बात बताइए, इसने ये मेंशन किया है कि ये 1.29 ग्राम बनता है, और बेटा इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट इज 129। इसका मतलब यहां पर इसका मोल कितना मेंशन्ड है अपने को, 0.01 मोल, है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर ये 0.01 मोल है तो इसका मतलब ये भी कितना रहा होगा, 0.01 मोल एनिलीन। इसका मतलब ये नाइट्रोबेंजीन भी कितना रहा होगा, 0.01 मोल, ओके। अब एक बात बताइए, यहां पर आप SN और HCl का रिएक्शन करा रहे हो तो आपको रिडक्शन कराना है, अपने नॉर्मल रिडक्शन कराते हैं बेटा, मतलब 1 मोल के लिए इसका रिडक्शन कराता है। तो एक बात बताइए, यहां पर अपने को टिन के 3 मोल चाहिए, 6 HCl चाहिए, तभी तो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा ना। तो एक बात बताइए, यहां पर अपने को रिडक्शन के लिए 1 मोल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है, 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए आपको टिन के कितने मोल चाहिए, 3 मोल। अब एक बात बताइए, नाइट्रोबेंजीन तो है ही 0.01 मोल, तो एक बात बताइए, नाइट्रोबेंजीन है ही 0.01 मोल, तो अपने को टिन के कितने मोल चाहिएंगे, 0.03 मोल टिन चाहिएगा, है ना। अब एक बात बताइए, 0.03 मोल अपने पास टिन का अमाउंट आ गया, अपने को मोलर मास निकालना है ना, टिन का मोलर मास निकालना है क्योंकि ग्राम में वैल्यू पुट करनी है। तो एक बात बताइए, यहां पर टिन का मोलर मास दिया गया आई थिंक 119, तो बेटा टिन का मास निकालने के लिए W10, मोल कितना है टिन का, 0.03, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 119। तो बेटा जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 3.57 ग्राम आने वाला है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, है ना। तो यहां पर आपके पास 3.57 ग्राम आंसर आ जाएगा। और बात करें y की, द वैल्यू ऑफ y क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का भी मास अपने को वेट है वो फाइंड आउट करना है, y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। एक बात तो नाइट्रोबेंजीन के मोल कितने हैं, 0.01 मोल, इसका मोलर मास होता है 123, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते इसका वेट आ जाएगा, दैट इज 1.23 ग्राम। तो एक बात बताइए, यहां पर y का वैल्यू क्या होगा, 1.23 ग्राम, और टिन का वैल्यू 3.57 ग्राम। तो अगेन ऑर्गेनिक का रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया।
चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं तो यहां पर कुछ एनर्जी के अपने को सीक्वेंसेस दिए गए हैं, है ना, और पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को मैच करिए। एक बात बताइए, यहां पर जो रेडिकल बनेगा दैट इज 2 डिग्री रेडिकल, है ना, और यहां पर जो रेडिकल बनेगा CH2 डॉट, दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, यहां सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आई थिंक आपको पता होगा जो रेडिकल स्टेबल होते हैं उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो आप उसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर लो ना बेटा, सबसे स्टेबल रेडिकल आई थिंक Q है। और एक बात बताइए, उसके बाद P, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे तो रेडिकल क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर एक बात बताइए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो एक बात बताइए, सबसे भाई दोनों में से R वाला फिर भी स्टेबल हो गया, सबसे कौन अनस्टेबल हो गया, S में ट्रिपल बॉन्ड पे डॉट आएगा ना, तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा ये स्टेबिलिटी है, देखो जहां पर बॉन्ड ब्रेक स्टेबिलिटी क्योंकि सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसके बॉन्ड को डिसोसिएशन करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां पर लेस अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा। तो एक बात तो Q के लिए सबसे कम एनर्जी वाला ऑप्शन होना चाहिए 4, तो यहां पर Q के लिए सबसे कम एनर्जी वाला 4th ऑप्शन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। फिर देखिए एक बात बताइए, इसके बाद P स्टेबल है तो P के लिए 3rd होना चाहिए, P के लिए 3rd है। और एक बात तो S तो हाईली अनस्टेबल रेडिकल है, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब 132, S में 1 आना चाहिए, ये अपना A आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल कंसेप्ट है जो अपनों ने जीओसी में पढ़ा है उसी से है ना। अब बेटा यहां पर इसी के रिगार्डिंग एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है और CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन कराया गया, CH3Cl प्लस HCl बनता है। इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H नोट इज इक्वल टू -58 किलो कैलोरी पर मोल। बेटा फर्स्ट थिंग, इनिशिएशन स्टेप होता है Cl2 बॉन्ड का ब्रेकडाउन। ये प्रोसेस तो हाईली क्या होता है, एंडोथर्मिक, है ना, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब जो अपना ए स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। तो अपने बेटा सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में मेंशन है प्रोपेगेशन स्टेप। पहले अपने को आना चाहिए कि प्रोपेगेशन स्टेप होता क्या है ना। प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। बेटा एक बात तो रिएक्शन में क्या करते हैं, अपने CH4 प्लस Cl2 का डॉट का रिएक्शन कराते हैं, CH3 डॉट प्लस HCl बनता है और इस CH3 डॉट की रिएक्शन नए Cl2 के मॉलिक्यूल से कराते हैं, तो यहां पर CH3Cl प्लस Cl डॉट का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात बताइए, इस रिएक्शन में CH4 वाला बॉन्ड तो डिसोसिएट करना है और HCl बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो नेट कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अपने देखते हैं। देखो CH4 के बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 105 और बेटा HCl बनता है तो एनर्जी निकलती है 103। देखिए यहां पर अगर अपने बात करें कि CH4 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए 105, लेकिन निकलने वाली एनर्जी कितनी है 103, तो नेट तो ये क्या हो गया प्रोसेस एंडोथर्मिक, वो भी कितने किलो कैलोरी से 2 किलो कैलोरी से, पॉजिटिव आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना क्या है, इनकरेक्ट है ना। अब एक बात बताइए, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करें तो ये बोल रहे हैं प्रोपेगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक विथ डेल्टा H नोट इज इक्वल टू +27 किलो कैलोरी। बेटा CH3Cl का फॉर्मेशन करना है, Cl2 वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। देखते हैं, Cl2 वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो एक बात तो यहां पर तो एनर्जी चाहिए और CH3Cl बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी -85। इसका गैप है ना अपने पास रहेगा 27 किलो कैलोरी माइनस का, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या मेंशन किया गया अपने को, ये बोल रहा है कि +27 किलो कैलोरी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट।
तो अब एक बात बताइए, यहां पर बोला गया है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -25 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बात किया है। तो एक बात, तो इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, तो चलिए अपने देख लेते हैं, उधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बात, तो CH4 और Cl2 के बॉन्ड को तो तोड़ना था, तो एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? 105 + 58। अब एनर्जी रिलीज होगी CH3Cl के बनने से। बेटा एक बात बताइए, CH3Cl को तोड़ने में इतनी एनर्जी चाहिए, तो बनेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -85। ऐसी HCl बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -103। तो इसका जो यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज -K25 किलो कैलोरी पर मोल। तो अपना डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तो डी आंसर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अपने वैसे तो बहुत क्वेश्चन करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रिगार्डिंग, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने आसानी से बना सकते हैं और यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज किया गया। लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है द रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस ए डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबुल्स ब्लू। ठीक है, K3FeCN6 का रिएक्शन कराया गया और बेटा किससे कराया गया? FeSO4 से, आयरन सल्फेट से। और यहां पर क्या बन सकता है? Fe और K। तो यहां पर अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? KFe और FeCN का होल 6, है ना। तो अब एक बात बताइए, इसका फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस ए डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबुल्स ब्लू। यस, अगर आप आयरन का एक्सेस लेते हो तो ये टर्नबुल्स ब्लू का फॉर्मेशन कर देगा, ये पोटेशियम भी रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर Fe3FeCN6 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एकदम करेक्ट बात है। अब एक बात बताइए, रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विद FeSO4। K4FeCN6 का रिएक्शन कराया गया है, FeSO4 से कराया गया है। अगेन एक्सेस नहीं मेंशन्ड है, तो बेटा आपने ये बना सकते हैं कि K और 2 और यहां पर Fe और यहां पर क्या रहेगा? FeCN6। ओके, तो आगे यहां पर मेंशन्ड है कि जब अपने रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विद द FeSO4 सॉल्यूशन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एयर, अब एयर का अब्सेंस रहना चाहिए, एयर नहीं है इस केस में, है ना। तो एक बात बताइए, यहां पर प्रोड्यूसेस है व्हाइट प्रेसिपिटेट। डेफिनेटली इस कंपाउंड का कैसा कलर है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। विच टर्न ब्लू इन एयर। यस, इस Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये किस में चला जाता है? Fe+3 में। यस, डेफिनेटली सही बात है। और विच टर्न ब्लू इन एयर, सही बात है। मिक्सिंग द FeSO4 सॉल्यूशन विद NaNO3, FeSO4 के सॉल्यूशन को अगर आप NaNO3 के साथ मिक्स करते हैं, फॉलोड बाय स्लो एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा यहां पर एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो सभी अपन लोग जानते हैं कि ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है? FeH2O का होल 5 और यहां पर NO और यहां पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज रहेगा? +2। तो ये तो अपना सही बात है, अपनों ने पढ़ा हुआ एकदम अच्छे से पी ब्लॉक के अंदर। तो बेटा सबसे पहली बात तो प्रेसिपिटेट एक्सिस, एक्स प्रेसिपिटेट है वो क्या रहेगा? तो देखो एक्स प्रेसिपिटेट अपने वाल व्हाइट प्रेसिपिटेट था, वो क्या रहा? K2FeFeCN6, ये सी आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया अमंग द फॉलोइंग द ब्राउन रिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अगेन डी आंसर हो जाएगा, अपनों ने पढ़ लिया। तो एक आसान क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, अपने आराम से बना सकते हैं। बेटा इस सेक्शन फर्स्ट की अगर अपने बात करें तो यहां पर पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आया हुआ है। यहां पर जिनोन का रिएक्शन आपको O2F2 से करवाना था। बेटा यहां पर जिनोन का रिएक्शन O2F2 से करवाते हो तो यहां पर आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है? XCF4
प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इसको बैलेंस करना हो तो आप 2O2F2 यूज कर लीजिए, तो यहां पर HCF4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2O2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब एक बात बताइए, आगे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि यहां पर ये जो कंपाउंड बना है इसको P मेंशन किया गया है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। बेटा HCF4 का हाइड्रोलाइसिस करना है। इसके हाइड्रोलाइसिस यहां पर पहली बात तो जिनोन गैस बनती है, XeO3 बनता है, HF बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको अपने बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 मोल HCF4, 6 मोल H2O, 2 मोल Xe बन जाएगा, 1 मोल XeO3 बनेगा, 12 मोल HF बनेंगे और 3/2 मोल O2 बन जाएंगे। अब यहां पर क्या मेंशन किया गया आपने को, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HF प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ P। बेटा 3 मोल HCF4 के हाइड्रोलाइसिस से HF के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 12। 1 मोल के हाइड्रोलाइसिस से कितने मोल HF प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, 4 मोल। ठीक है ना। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 पैरामैग्नेटिक गैसेस। चलो AgNO3 को थर्मली डिकम्पोज कराते हैं, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, Ag प्लस NO2 प्लस हाफ O2 गैस। दो पैरामैग्नेटिक गैसेस हैं, यस NO2 भी पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन गैस भी पैरामैग्नेटिक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, जबकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल 1। इसने बोला जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो बेटा ऑक्सीजन गैस हुई, तो ऑक्सीजन गैस का O2 गैस का MOT जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या आता है अपने पास, सिग्मा 2pZ2, देन पाई 2px2, then pi 2py2, then pi star 2px1, then pi star 2py1। पूछा गया है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस के, तो 6 विल बी द आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, द नंबर ऑफ आइसोमरिक टेट्राइन्स नोट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं रखना भाई, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने को नहीं करना। चलिए अपने रिएक्शन की बात करते हैं। इस कंपाउंड का रिडक्शन कराया गया Na लिक्विड अमोनिया से, तो बेटा Na लिक्विड अमोनिया से रिडक्शन कराएंगे तो यहां पर एक एल्काइन है ना, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पर CH3 रहेगा, और ये एल्काइन कैसी बनेगी, ट्रांस। बोले क्यों सर, दिस इज द बर्च रिडक्शन, है ना, बर्च रिडक्शन में कैसी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन किया। अब बोल रहे इसका रिएक्शन Br2 के एक्सेस में करा दीजिए। बेटा Br2 के एक्सेस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर भी ब्रोमीन कनेक्ट होगा, यहां पर भी ब्रोमीन कनेक्ट होगा, और C डबल बॉन्ड C और यहां पर H रहेगा। तो एक बात बताइए, यहां पर ब्रोमीन को कनेक्ट करोगे तो एक ब्रोमीन अपसाइड आ जाएगा और एक ब्रोमीन यहां पर क्या आएगा, डाउन साइड, एंटी एडिशन होता है, आई थिंक सब लोग जानते हो। फिर बोला एल्कोहलिक क्यूएस से एलिमिनेशन करवा दीजिए। बेटा यहां पर अगर अपने एल्कोहलिक क्यूएस से एलिमिनेशन कराते हैं तो देखिएगा यहां पर अपने पास सबसे पहली बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगेन यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहां से भी आपने HBr को रिलीज करा दिया, एल्कोहलिक क्यूएच मेंशन्ड है ना, तो यहां पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब एक बात बताइए, यहां डबल बॉन्ड बनाने के बाद एक कार्बन है और ये किनारे पर भी क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड।
तो यहां पर इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। देखिए एक डबल बॉन्ड अपनों ने इस साइड में ड्रॉ किया है ना, इस साइड में ड्रॉ किया, और एक बात तो एक डबल बॉन्ड टर्मिनल एंडिंग की ओर ड्रॉ किया। अब एक बात बताइए, यहां पर ये बोल रहा है कि कितने आइसोमेरिक टेट्राइन बनेंगे। टेट्राइन है, यस डेफिनेटली टेट्राइन है क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसके आइसोमेरिक कितने कंपाउंड है। बेटा इन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई शो नहीं होती। क्यों? रिंग है, रिंग में डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई शो नहीं होती जब तक कि रिंग 8 मेंबर की ना हो जाए। और यहां की बात करें, टर्मिनल पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप है तो ये जीआई शो नहीं करेगा, जबकि यहां पर जीआई शो हो रही है। तो एक बात तो जियोमेट्रिकल आइसोमर इंक्लूड करने के बाद यहां पर कितने टेट्राइन्स बनेंगे? टोटल 2। तो 2 विल बी द आंसर। एक आसान और एक अच्छा क्वेश्चन है ना, जहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन को, एंटी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, बर्च रिडक्शन को यूज किया गया। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ओजोनोलाइसिस करवाया गया इस कंपाउंड का, तो अपने पास क्या बनेगा? इस तरह से यहां पर CHO का फॉर्मेशन होगा। अच्छा KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? इस तरह से COOH का फॉर्मेशन होगा। फिर NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस का की कंसेप्ट अपन लोग जानते हैं, COO माइनस Na+ आता है, CO2 गैस को लिबरेट कर देते हो तो यहां पर क्या बनेगा? हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। ये हेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में आप याद रखते होंगे Al2O3 विद Cr2O3 या MO2O3 V2O5 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूज करते हैं और एरोमेटाइजेशन होता है, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, आपने रिएक्शन सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया। फिर बोल रहा है द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप बताने थे। क्या इसमें मिथाइलिन ग्रुप है? नहीं है, तो कितना आंसर रहेगा? 0 आंसर रहेगा, है ना। तो 0 आंसर रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करना है, ओजोनोलाइसिस करना है ना। ओजोनोलाइसिस आल्सो इन्वॉल्व्स हाइड्रोलाइसिस, है ना। अब एक बात देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द 1 मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनोलाइसिस इज, कायरल मॉलिक्यूल बताना है। बेटा यहां पर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं और यहां पर हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये कार्बन कायरल नहीं है। यहां पर अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेटा ये कार्बन क्या हो गया? कायरल, क्योंकि इस साइड में मतलब आपके लेफ्ट साइड में अलग ग्रुप है और राइट साइड में अलग ग्रुप है, तो ये कायरल है। तो एक मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली ये कायरल हो गया। अब एक बात बताइए, यहां से हाइड्रोलाइसिस किया, यहां से हाइड्रोलाइसिस किया, सेम ग्रुप है लेफ्ट राइट में, तो ये भी कायरल नहीं है। लेकिन अगर इधर हाइड्रोलाइसिस किया जाए, अगेन ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, क्योंकि लेफ्ट वाला ग्रुप अलग है और राइट वाला ग्रुप क्या है? अलग है। तो यहां पर ये भी अगेन क्या है? कायरल है, तो ये भी यहां पर एक प्रोडक्ट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आगे फिर से अपनों ने ओजोनोलाइसिस किया, क्या ये कायरल कार्बन रख रहा है? नहीं, ये भी नहीं रख रहा। तो एक बात बताइए, कितने कायरल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए अपने पास? टोटल 2 कायरल मॉलिक्यूल है, वो फॉर्म होंगे इस ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 की ओर मूव कर रहे हैं। और सेक्शन 2 में अपने बात करें इस 11 नंबर की क्वेश्चन की, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव बोरोन नाइट्राइड इज। पहली बात तो कंपाउंड है तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, दिस इज द एलिमेंट। B2S6 का रिएक्शन आपने अमोनिया से कराया तो बेटा क्या बनता है? Bn हाई हीटिंग पर, और यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, राइट स्टेटमेंट। B2O3 का रिएक्शन अगेन अमोनिया से कराओगे तो यहां पर भी क्या बनेगा? Bn, हीटिंग करवाएंगे, और साथ में क्या बनेगा? H2O, तो ये भी Bn बना रहा है। सेकंड और थर्ड भी आंसर रहेगा। अब एक बात बताइए, जब आप HbF4 का रिएक्शन अमोनिया से कराओगे, दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, NH4+ और BF4- बन जाएगा, तो यहां पर तो आप Bn का फॉर्मेशन कर नहीं सकते, तो अपना आंसर क्या रहेगा? सेकंड एंड थर्ड। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलर्जी का क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज 900 to 1500 केल्विन। पहला बोल रहे हैं लाइमस्टोन इज यूज्ड टू रिमूव सिलिकेट इंप्योरिटी। बेटा अगर अपने बात करें यहां पर लाइमस्टोन की तो CaO होता है।
अगर सिलिका की बात करें तो ये रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पिग आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है कोक कन्वर्ट्स CO2 टू CO, यस ये बात भी सही है, 100% करेक्ट है। बोल रहा है एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट NO2, बेटा नाइट्रोजन का तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, NO2 गैस तो लिबरेट हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली यहां पर CO होता, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन ये अपने क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो असाइलेशन रिएक्शन का, बेंजीन का रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का रिएक्शन जब अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो यहां पर AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, AlCl3 पर माइनस, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर किस तरह का बना अपने पास, रिंग ऑक्सीजन और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये O न्यूट्रलाइज हो जाएगा, AlCl3 माइनस। और बेटा यहां पर C डबल बॉन्ड O है, O पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर लिविंग ग्रुप की फॉर्मेट में निकल जाता है, तो अपने पास एक कैटायन बनता है CO प्लस, देन CS2, देन CS2, देन ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन का, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O रहेगा और यहां पर AlCl3 माइनस रहेगा। ये कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बेटा कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आउट इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, 2 टाइम्स CS2 होगा और यहां पर C डबल OH आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, इसके बाद इसने रिएक्शन कराया ZnHgHCl से, क्लेमेंसन रिडक्शन, CO ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू CS2, तो 3 तो CS2 ग्रुप आ गए, देन C डबल OH, फिर रिएक्शन कराया गया SOCl2, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेसेस, तो यहां पर बेंजीन रिंग, देन CS2 और यहां पर COCl, फिर इसके बाद AlCl3, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करेंगे और बेंजीन रिंग पर 1 CS2, 2 CS2, 3 CS2 एंड CO यहां पर रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। देन इसके बाद देखिए एक बार नाम भी लिखते जाइए कंपाउंड का, कि यहां पर तो ये बना P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, और इसका रिडक्शन कराया गया ZnHgHCl से, तो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। तो ये तो बात होगी अपनी रिएक्शन के सीक्वेंस की। अब मूव करेंगे बेटा कि यहां पर ये स्टेटमेंट है वो कौन सा करेक्ट रहेगा, है ना। तो बेटा अपने यहां पर स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कंपाउंड P और Q बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना क्या है करेक्ट है, तो फर्स्ट 100% अपना आंसर रहने वाला है। अब मूव करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, तो यहां पर बेटा ये बोल रहा है कि कंपाउंड S डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड S कौन सा है, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर सकता, तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है गलत है। फिर बोल रहा है कंपाउंड P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, P यस हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है, NAR प्लस एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्लस एलिमिनेशन, ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा to give corresponding oximes. Yes, this is the correct statement. Compound R react with dialkyl cadmium. बेटा R का रिएक्शन डाइएल्काइल कैडमियम से, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जब अपने इस कंपाउंड का रिएक्शन डाइएल्काइल कैडमियम से कराते हैं तो बेटा ये केवल एल्काइल एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरह से, कितने CS2 अपने पास 3
और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब R आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन अपने को नहीं करके देगा, जबकि इसने बोला रिएक्शन में कि ये टर्शी अल्कोहल बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। कार्बोनिल कंपाउंड से R2CD रिएक्ट नहीं करता, ये हाईली लेस रिएक्टिव बोल सकते हो इस कंपाउंड को, R2CD को। तो आगे ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से नहीं करता। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीमर से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और अपने को अगेन स्टेटमेंट को पहचानने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को। द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रिन गिव्स नेचुरल रबर। नहीं बेटा, यहां पर नियोप्रिन मिलता है और नियोप्रिन अपने जानते हैं क्लोरोप्रिन से बनता है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट। Teflon is prepared from tetrafluoroethene by heating it with परसल्फेट catalyst at high pressure। बेटा परसल्फेट मतलब परोक्साइड से, है ना, डेफिनेटली परोक्साइड का यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और टेफ्लॉन को बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज करते हैं, इनर्ट लेयर है, नॉन टॉक्सिक होती है, ये सब कुछ अपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट की ओर मूव करें। पीवीसी इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यस, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, इसको अपने मेल्ट करके फिर से बना सकते हैं, तो डेफिनेटली थर्मोप्लास्टिक है। इथीन एट 350 to 570 Kelvin temperature and 1000 to 2000 atmosphere pressure in the presence of peroxide initiator yield high density polythene। नहीं बेटा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन देता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हो, विच इज R3Al plus TiCl4। आई थिंक टेम्परेचर और प्रेशर भी याद होगा, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना यहां पर। तो एक बात बताइए, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये एलडीपी बना रहे हैं। एसटीपी बनाने का ये कंडीशन है, एसडीपी में हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो, 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 3 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये चीजें यूज करते हैं ना। तो आई थिंक ये भी आपको दिमाग में आ गया होगा। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड विल बी द आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। और नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो इस नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो HClO3 का है। बेटा HClO3, इसका रिएक्शन मैंने HCl से कराया, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, Cl2 plus ClO2। ठीक है, The reaction of HClO3 with HCl gives a paramagnetic gas। Okay, paramagnetic gas दे रहा है, which upon reaction with O3 produces। इसका रिएक्शन O3 से कराएं तो क्या बनेगा बेटा, एक तो Cl2O6 बनेगा इस, और यहां पर साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, O2 गैस। तो अब इसने पूछा है which upon reaction with O3 produces, ये Cl2O6 प्रोड्यूस करता है, थर्ड विल बी द आंसर, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड NaCl इन वाटर प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट दैट डिसोल्व्स अपॉन द एडिशन ऑफ HCl ऑफ एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। द डिसोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, बेटा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसका रिएक्शन आपको NaCl से कराना है इन एक्वस मीडियम, तो यहां पर क्या बनता है, PbCl2 का प्रेसिपिटेट। और बेटा जब इसको HCl के अंदर ट्रीट कराते हैं तो ये सॉल्यूशन डिसोल्व होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbCl4 होल 2 माइनस, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ये डिसोल्व हो जाता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, थर्ड, है ना। आसान क्वेश्चन है सॉल्ट के रिगार्डिंग, और काफी बार इस रिएक्शन को पढ़ते भी है, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लिया जाता, तो याद भी हो जाता है ना। चलिए लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Treatment of D-glucose with aqueous NaOH results in a mixture of monosaccharide which are। D-glucose का रिएक्शन NaOH से कराना है, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं बेटा, मैं D-glucose के कंप्लीट फॉर्मेट को ना लिखकर यहां पर स्मॉल फॉर्मेट को लिख रहा हूं। यहां पर क्या होता है, CHOH, मैं स्टीरियो को भी रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रहा, है ना। तो यहां पर बचे हुए सभी ग्रुप को Z मेंशन कर रहा हूं। What it mean? That mean glucose have CHO, HOH, OHH, HOH, HOH and CH2OH। पहली बात तो मैंने स्टीरियो मेंशन नहीं की, और इस पूरे ग्रुप को मैंने Z एज्यूम कर लिया है ना, ये Z है।
अब एक बात बताइए, यहां पर क्या पॉसिबल है बेसिक मीडियम में टोटोमराइजेशन? अगर बेसिक मीडियम में यहां टोटोमराइजेशन हुआ तो यहां पर ऊपर बनेगा OH, CHOH, यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड C, और यहां पर OH रहेगा, यहां पर ग्रुप क्या है Z। बेटा इस मॉलिक्यूल में फिर से मैंने बेसिक मीडियम में टोटोमराइजेशन करवाई। अब एक बात बताइए, टोटोमेरिज्म करवाने के लिए सबसे पहले मैंने इस H को यहां शिफ्ट किया और डबल बॉन्ड को मिड साइड में, तो अपने पास कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, CH2OH और यहां पर Z ग्रुप। ये स्ट्रक्चर तो फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब बेसिक मीडियम में एक तो फ्रक्टोज बनेगा, है ना। दूसरी बात करें तो यहां पर रिएक्शन में अपन लोग अगर वापस से इसी को टोटोमराइज कराएं तो बेटा एक बात बताइए, इस H को शिफ्ट कराने पर ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी, मतलब 2 नंबर कार्बन पर ओरिएंटेशन ग्लूकोज का चेंज भी हो सकता है। तो इसका मतलब 2 नंबर पे चेंज हो सकता है, तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है? मेनोज जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ग्लूकोज बेसिक मीडियम में टोटोमराइज होकर फ्रक्टोज और मेनोज को यहां पर एज ए सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करवाता है, मतलब मिक्सचर में अवेलेबल रहेंगे। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ना बेटा। पहला ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? तो एक बात बताइए, यहां पर 4 नंबर कार्बन पर चेंज किया गया है, इसीलिए यस ये फ्रक्टोज है, ये पॉसिबल है। यहां पर ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है, तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। अब एक बात, ये थर्ड पर ऑप्शन पर आइए, यहां पर दिस इज ग्लूकोज, यस इट इज करेक्ट। ये क्या है अपने पास? फ्रक्टोज, ये भी करेक्ट है। और दिस इज मेनोज, 2 नंबर पर OH लेफ्ट साइड में है, तो डेफिनेटली ये मेनोज का स्ट्रक्चर है और ये तीनों ही बनते हैं, तो अपना आंसर थर्ड रहेगा, है ना। फोर्थ को भी चेकआउट कर लेते हैं, फोर्थ में फिर से 4 पर गड़बड़ है, इसी आंसर पॉसिबल नहीं है। हाय बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं JEE एडवांस 2021 फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 जो था आया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2x प्लस y से बना P, है ना। रेट कांस्टेंट इसका दे रखा हमारे पास में। द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। dp/dt इक्वल्स टू k x की पावर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। 2 moles ऑफ x आर मिक्स्ड विद 1 mole ऑफ y। इनिशियली इसका 2 मोल लिया गया x का, और y का कितना मोल लिया गया हमारे पास है? 1 मोल लिया गया है। टू मेक 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट 50 सेकंड 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास में जो रिएक्शन है 2x प्लस y से बना हमारे पास में z। ठीक है, रेट कांस्टेंट इसका k दे रखा है। हाँ जी, तो सबसे पहले देखते हैं t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर इसके 2 मोल्स दे रखे थे। ठीक है, इसका 1 मोल दे रखा था। 50 पर जो है हमारे पास में, इसका हमारे पास में 0.5 मोल बचा है, मतलब खत्म कितना हुआ? यहां से आने पर 0.5 खत्म हुआ है। तो अपन जानते हैं जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 2 खत्म होगा, तो 0.5 खत्म हुआ तो ये 1 खत्म होगा, तो 2 में से 1 खत्म हो जाएगा 1। तो यहां पे अगर अपन देख रहे हैं तो हमारे पास 2 से 1 जाने में ये 50% खत्म हो गया, और 50% खत्म होने में जो टाइम लगा होता है उसको हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। यानी जो ये 50 दे रखा है t बराबर 50, ये हाफ लाइफ टाइम है। तो हाफ लाइफ टाइम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 50 सेकंड। कितना आ जाएगा? 50 सेकंड। तो पहला एक तो हमारे पास में कौन सा है हमारे पास में रिएक्शन में? सेकंड जो ऑप्शन है हाफ लाइफ दिया गया x का, तो x का हाफ लाइफ कितना आ जाएगा हमारे पास में? 50 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है, बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में चलो बात करते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट लो क्या बनेगा? सबसे पहले इसका रेट लो बना लेते हैं। तो रेट लो क्या आएगा? -1/2 dx/dt इक्वल्स टू -dy/dt इक्वल्स टू dp/dt इक्वल्स टू k x की पावर 1। ठीक है, चले तो अपन इस वाले को x के लिए लेना है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो -dx/dt -dx/dt 2kx की पावर 1। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई। इसको अपन चाहें तो एक नया कांस्टेंट k डैश लिख सकते हैं इसको।
dx by dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k डैश x की पावर 1। तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो क्या आता है ln ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन A नॉट डिवाइडेड बाय AT बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में k डैश की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं 2k इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में t। ठीक है, तो t बराबर 50 पर आपको गिवन है, तो t बराबर 50 पर a यानी कि x की इनिशियल कंसेंट्रेशन है और AT मतलब क्या है a की t टाइम x की t टाइम पर कंसेंट्रेशन है। तो इनिशियल हमारे पास कितना 2 मोल था, तो 2 बाय 1 करेंगे, 1 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, बचा कितना इसका 1 बचा है 1 बाय 1। तो ये इसकी t टाइम पर 50 सेकंड पे अपन ले रहे हैं इसको, 50 सेकंड पे कंसेंट्रेशन 2 इंटू k इंटू हमारे पास टाइम कितना 50। ठीक है, ये बनेगा ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 बराबर k इंटू 100। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या ये k की वैल्यू, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ये की वैल्यू डबल दे रखी है, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में अगला 50 सेकंड पर dx by dt की वैल्यू क्या है, तो माइनस ऑफ dx by dt। तो 50 सेकंड पर dx x की वैल्यू कितनी, x की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1, तो 8t इक्वल्स टू 50 पर माइनस ऑफ dx by dt, dx by dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 ऑफ k 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3 और x की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 बाय 1, क्योंकि 1 ही बचेगा, 1 मोल बचेगा और वॉल्यूम कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 हमारे पास में 86 इंटू 10 टू दी पावर -3 13.86। तो क्या आंसर दिया हमारे पास में 13.86, यही दिया हमारे पास में, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 100 पर y की वैल्यू पूछी गई, 100 पर किसकी वैल्यू पूछी y की। तो देखें y की वैल्यू पूछी तो अपन जानते हैं कि हमारे पास में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, चलो अगली स्लाइड में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती है उनमें सेम टाइम में सेम परसेंटेज डिकम्पोजिशन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो P बन रहा, सॉरी हाँ जी, तो t बराबर 0 पर कितना था ये 2, ये कितना था हमारे पास 1, t बराबर 50 पर ये कितना बचा हमारे पास 1 और t बराबर 100 पर। तो देखें यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं टाइम गैप सेम है, तो टाइम डिफरेंस हमारे पास यहाँ भी 50 का डिफरेंस, यहाँ भी 50 का। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो है उनमें सेम टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल परसेंटेज जो चेंज है वो क्या रहता है सेम। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ 50%, तो यहाँ पर भी कितना 50, तो बचेगा कितना ये 0.5 बचेगा, कितना बचेगा 0.5 मोल बचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना 100 पर dy by dt निकालना है। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन था माइनस ऑफ dy by dt, ठीक है पीछे देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में, माइनस ऑफ dy by dt क्या आ जाएगा k x की पावर 1। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है 13.86 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास में x की 0.5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 13.86 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 6.93 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो क्या दिया है देख लेते ऑप्शन में। तो ये भी हमारे पास में आंसर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसका भी आंसर जो है हमारे पास में क्या दे रखा है हमें 3.46 दे रखा है। तो 3.46 तो इसका आंसर नहीं बनना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास में क्या बनना चाहिए, सॉरी कहाँ थे अपन, ओके सॉरी हाँ एक मिनट, के की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ने गड़बड़ कहाँ कर ली, के की वैल्यू में ना, के की वैल्यू 13 पॉइंट नहीं है, के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.93। तो इसको एक बार फिर से आगे चलते हैं अपन, चले तो माइनस ऑफ dx बाई dt की जो वैल्यू हमारे पास में आंसर सी बन जाएगा। अगला माइनस dy बाई dt देखना है। तो माइनस ऑफ dy बाई dt कितना है, तो माइनस ऑफ dy बाई dt जो है वो kx की पावर 1 है। ठीक है, kx की पावर 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, माइनस ऑफ dy बाई dt इक्वल्स टू k x की पावर 1। अब x की कंसेंट्रेशन क्या होगी देख लेते हैं। तो हमारे पास 2x प्लस y से बना हमारे पास में p। तो 0, 50 और 100
ठीक है, 0 पर ये कितना था हमारे पास 2 था, 50 पर हो गया 1। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है, समान समय अंतराल में सेम टाइम इंटरवल में जो परसेंटेज डिकम्पोजिशन है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां से यहां देखो 2 से 1 हुआ तो कितना चेंज हुआ, 50% कम हुआ है। तो यहां से यहां जाने पर भी देखो टाइम का गैप कितना 50 और यहां पर भी कितना है 50, तो सेम अमाउंट डिकम्पोज होगा तो यहां पे परसेंटेज चेंज, तो यहां 50% डिकम्पोज हुआ, यहां पर भी 50%, तो बचेगा कितना 0.5 मोल इसका बचेगा। तो यहां पर अपन माइनस अब dy/dt निकाल लेते हैं। के की वैल्यू अपन ने कितने निकाली है, के की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻³ कंसेंट्रेशन आ जाएगी 0.5/1, तो ये आ जाएगा 6.93 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ तो देख लेते हैं क्या आंसर है। हाँ, तो ये दे रहा 6.93 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ये बनेगा हमारे पास में 3.46 इंटू 10⁻³ तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट्स भी थोड़ा देख ले, सेकंड इनवर्स ही चल रहा है और यूनिट जो होती है dx/dt की क्या होती है हमारे पास में, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो वही यूनिट भी सेम है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा इसका बी, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ सम मेटल दे रखे हैं 298 केल्विन पर। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं आपको सबके। द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.001 m of x plus 2 and 0.1 m of y plus 2, the metal rod x and y are inserted एंड कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, यानी एक सेल बना दिया गया। दिस रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। अब ये देखो, ये बड़ी काम की चीज है, डिसोल्यूशन ऑफ एक्स जो है वो घुलता है। तो अपन जानते हैं कि मेटल जो है वो कहां, एनोड पे घुलता है या कैथोड पे घुलता है। तो मेटल अपन जानते हैं एनोड पे, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो मेटल घुलता है। यानी एक्स को हमें क्या बनाना है, यहां पर एनोड बनाना है। एक्स को क्या बनाना है, एनोड, और वाई को क्या बनाना है हमारे पास में, कैथोड बनाना है। वाई को बनाना है यहां पर कैथोड। तो जो रिएक्शन करानी है वो क्या रिएक्शन होगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2 से बनेगा हमारे पास में x प्लस 2 प्लस बनेगा y। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन का अगर मैं Q लिखना चाहूं तो Q क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 2 की कंसेंट्रेशन, x प्लस 2 की कंसेंट्रेशन कितनी है 10⁻³ और y प्लस 2 की कितनी है हमारे पास 10⁻⁻1, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया हमारे पास में कि इनमें से जो सेल बना सकते हैं अपन कैसे, क्या कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। ठीक है, टू द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, यार एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। तो अपन जानते हैं किसी सेल को बनाने के लिए उसका जो ईएमएफ है, सेल तभी काम करेगा जब उसका ईएमएफ जो है वो क्या आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव आना चाहिए। जो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है सेल का, ईएमएफ ई बराबर क्या होता था, ई नॉट माइनस ऑफ 0.06, एन फैक्टर तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, लॉग क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2। तो आगे इसको लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ई नॉट माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना 2 से 2 कट जाएगा 0.06। अब हमें क्या करना है, इनमें से ई नॉट के कॉम्बिनेशंस बनाने और ई नॉट के कॉम्बिनेशन लेके हमें चेक करने, जिसका हमारे पास में ई पॉजिटिव आएगा वो सेल हमारे पास में क्या करेगा, काम करेगा। तो सबसे पहले वाले को एक्स मानना है और दूसरे वाले को क्या मानना है हमारे पास में, वाई मानना है। एक्स और वाई आपको रेस्पेक्टिवली बताने हैं कौन कौन से होंगे, लिखा हुआ एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। तो अपन जानते हैं कि जो ई नॉट निकाला जाता है, तो ई नॉट कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा वाई, माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, ये लगाते हैं फॉर्मूला हमारे पास में, यानी कि x हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका ई नॉट आरपी देखते हैं। तो इसका ई नॉट आरपी कितना हमारे पास में, -0.24 है। ये सबकी वैल्यू जो है माइनस यहाँ है ना, ये थोड़ा सा माइनस डिस्प्लेस हो गया सबका, तो ये वैल्यू हमारे पास है -0.24, तो इसका आ जाएगा -0.24। ठीक है, और फिर है हमारे पास में कैडमियम का कितना है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.4। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो अगली स्लाइड में चल लेते हैं अपन। चले, तो फर्स्ट जो दे रखा है हमें, फर्स्ट का जो ई नॉट आएगा है ना, ई नॉट किसका हमारे पास में, निकल का कितना है -0.24। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 0.4। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, प्लस ऑफ 0.16, और ई कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.16 प्लस ई आगे 0.06। तो यानी ई यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ताकि डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एफ और सी डी है ना, तो एफ का वैल्यू कितनी, -0.44। तो इसका ई नॉट कितना, डायरेक्टली चलो ई निकाल लेते हैं अपन, तो माइनस ऑफ 0.44। ठीक है, प्लस क्या जाएगा हमारे पास में, कैडमियम का कितना हमारे पास -0.4, तो -0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +0.4 और प्लस ऑफ 0.06। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास में -0.04
और प्लस ऑफ 0.06, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है हमारे पास में 0.02, तो ये भी हमारे पास में सही आंसर बन जाएगा। चलें थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है, निकल एंड पीबी, है ना। तो पीबी का कितना है हमारे पास में -0.13, तो इसका हमारे पास में ई कितना आ जाएगा, ई कितना आ जाएगा -0.13 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला कौन है, निकल, निकल का कितना 0.24, ठीक है, और प्लस ऑफ 0.06, तो ये भी वैल्यू हमारे पास में क्या बन जाएगी, है ना। लेड का ले लिया हमने 0.13 माइनस का और इसका प्लस, ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है ये भी वैल्यू। ये कितनी आ रही है हमारे 0.09 और ये कितना आ रहा है 0.06, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास में 0.15, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी सही है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास में, Fe और Ni, है ना, Fe और Ni। तो Fe का वैल्यू कितना हमारे पास में -0.44, तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में -0.44 प्लस, फिर कौन है हमारे पास में Ni की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -0.24, तो प्लस 0.24 हो जाएगा और प्लस ऑफ 0.06, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो हमारे पास जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव, तो ये सेल हमारा ऑपरेटिंग नहीं होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट सही आंसर क्या बन जाएगा इसका, ए बी एंड सी, तो आंसर आ जाएगा इसका ए बी एंड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले, at 298 Kelvin the limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is 4 × 10⁻। तो आपको लिमिटिंग मतलब लेमडा नॉट दे रखा है या लेमडा इनफाइनाइट दे रखा है की बात है दोनों, ठीक है। लेमडा नॉट ले लो, लेमडा इनफाइनाइट, 298 Kelvin फॉर एन सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा। तो पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका अल्फा दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। तो अपन जानते हैं, देखो सबसे पहले कि हमने पढ़ा है कि जो अल्फा होता है, अल्फा बराबर क्या होता है हमारे पास में, लेमडा एट सी डिवाइड बाय लेमडा एट इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो अल्फा 1 बोल देते हैं अपन, तो सी कंसेंट्रेशन पे कितनी दी है हमारे पास में, y इंटू 10⁻², और लिमिटिंग कितनी दी है हमारे पास में 4 × 10⁻²। तो अल्फा बराबर कितना है, इसको अल्फा 1 भी बोल सकते थे अपन, तो अल्फा 1, इसको अल्फा बोला हुआ इन्होंने, बराबर क्या आ जाएगा y/4, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला हमारे पास में, 298 केल्विन अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन। अगर इसको 20 गुना तनु कर दें तो सांद्रता क्या आ जाएगी, 1/20 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/20, है ना। तो वाटर ऐड करके द मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन बिकम्स दिस। तो अपन जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर अपन डाइल्यूट करते हैं उनका अल्फा भी चेंज होता है। तो अपन डाइल्यूशन के बाद बात कर लेते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन। इसका जो नया अल्फा है उसको अल्फा 2 बोल देते हैं। अल्फा 2 बराबर अगेन वही लेमडा सी, ठीक है। लेमडा सी कितना दिया हमारे पास में 3y इंटू 10⁻² डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 × 10⁻²। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया हमारे पास में 3y/4, 3y/4। तो देखो y/4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा 1 है, तो यहाँ अल्फा 1 पुट कर देते हैं। तो अल्फा 2 बराबर क्या आ जाएगा 3, है ना, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। तो एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास में। चले, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा 2 बराबर क्या बोल सकते हैं 3 अल्फा बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा गिवन अल्फा 1 और अल्फा 2 नहीं दे रखे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखें, जो वीक एसिड होता है हमारे पास में, HA मान लेते हैं वीक एसिड, तो वीक एसिड किस प्रकार से डिसोसिएट होता है, H+ और +A- इस प्रकार डिसोसिएट होता है। तो इसकी कंसेंट्रेशन C है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना टूटेगा, अल्फा C, ये कितना बनेगा अल्फा C, और ये क्या बनेगा अल्फा C। तो जो Ka की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो क्या आता है, α² C अपॉन 1 - अल्फा। चलें, तो एक बार अपन एक काम करते थे, पहले वाली जो कंसेंट्रेशन है C मान लेते हैं, तो अल्फा कितना था अल्फा 1 C डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1 - अल्फा 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं डाइल्यूशन से चेंज होते नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह Kb वगैरह जो होते हैं ये डाइल्यूशन से चेंज नहीं होते तनुकरण पर। दूसरा अल्फा उसको अल्फा 2 बोल देते हैं, इनटू कंसेंट्रेशन 1/20 हो जाएगी, क्योंकि अगर वॉल्यूम अगर 20 टाइम्स करेंगे तो कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/20 टाइम्स, तो 1 - ये आ जाएगा अल्फा 2। तो एक बार C से C इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और अल्फा 2 की वैल्यू जो है अपन यहां से पुट कर लेते हैं। अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो इसको अपन लिख लेते हैं α² -1 - अल्फा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1/20 माइनस ऑफ 1 - 3 अल्फा, ठीक है। तो देखो अल्फा ऊपर से स्क्वायर तो कट जाएगा, उधर कितना बचेगा हमारे पास में 1 - 3 अल्फा इंटू 20 बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास में 9 × 1 - अल्फा, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास में 20 - 60 अल्फा
बराबर 9 माइनस 9 अल्फा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11 और ये कितना आ जाएगा 51, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 11/51। अब 11/51 को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2156। तो नियरली इसको 0.22 भी आप फिल कर सकते थे, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.22। ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, सेकंड आपसे पूछा y की वैल्यू क्या है। तो देखो अल्फा और y में हमने रिलेशन निकाल रखा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अल्फा और y में एक रिलेशन है। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 अल्फा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 अल्फा, तो 4 इंटू 0.22, तो ये कितना बन जाएगा 0.88। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0.88, तो ये तो हो जाएगा 0.88 और ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5.6 ग्राम सैंपल कंटेनिंग आयरन इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट कोल्ड HCl। तो HCl के साथ डिसॉल्व करने पर आयरन जो है आयरन +2 में चेंज हो जाएगा। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 12.5 ऑफ 0.03 m KMnO4। तो जो Fe+2 बनेगा उस Fe+2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास इतना KMnO4 चाहिए। ठीक है, टू रीच द एंड पॉइंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन 250 ml। तो ये जो 250 ml सॉल्यूशन बनाया था इसके अंदर Fe+2 के मोल्स इतने दे रखे हैं आपको, तो कंसीडर डिसोल्यूशन 100% डिसोल्यूट हो रहा है। देन द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सैंपल इज y%। ठीक है, एक तो आपको आयरन का परसेंटेज निकालना और एक आयरन के मोल कितने हैं। तो सिंपल से हमारे पास जो रिएक्शन होने वाली आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+2 प्लस MnO4 माइनस से क्या बनेगा हमारे पास में Fe+3 और प्लस बनेगा Mn+2। एसिडिक मीडियम है क्योंकि HCl यूज किया गया है, तो इसका एन फैक्टर तो कितना आ जाएगा 5, इसका एन फैक्टर क्या आएगा 1। एंड पॉइंट पे क्या होता है हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 बराबर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस, या कि MnO4 बोल सकते हो। तो इसके इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, मोलरिटी कितनी देर की इसकी बेटा 0.03 m इंटू वी कितना दिया 12.5 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास एन फैक्टर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयरन के इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे पास में। तो आयरन के इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसको 0.03 इंटू 12.5 इंटू 5, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 12.5, तो ये कितना बन जाना चाहिए 15 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा ये 15 इंटू 125। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारे पास में 1.875। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में इसके मिली इक्विवेलेंट आएंगे, क्या आएंगे इसके मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट के बाद में इसको अगर अपन आगे देखते हैं तो आगे क्या बन जाएगी, ये कितने में इन 25 ml है 25 ml, तो 250 ml में कितने आ जाएंगे, 250 ml में इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 10 से 18.75 मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब अपन जानते हैं इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में मोल इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आयरन का कितना 1, तो मोल बराबर क्या आ जाएगा, सेम मोल आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 18.75 इंटू 10⁻³ मोल। अब हमें आंसर जो रिपोर्ट करना है किसके फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है, हमें आंसर रिपोर्ट करना है 10⁻² की टर्म में। तो 10⁻² में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻² मोल। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.875। ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछा है कि आयरन का परसेंटेज क्या होगा। तो आयरन के मोल आ गए, तो आयरन परसेंटेज आयरन कैसे निकालेंगे अपन, तो आयरन का मास निकाल लेंगे। तो आयरन का मास कैसे निकालेंगे 1.875 इंटू 10⁻² इंटू 56। आयरन का मोलर मास कितना होता है 56 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास में 5.6 दे रखा है आपको, इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, ये इससे कितने टाइम्स घटेगा 10 टाइम्स घटेगा और ये बच जाएगा 18.75%। तो ये आ जाएगा आयरन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया था तो ये मिली इक्विवेलेंट चल रहे थे। ये 10⁻³ तो डेसिमल था इस कारण से है, तो ये बन रहा था 1875 इंटू 10⁻³ इसको 1.875 लिख दिया था अपन ने। तो ये मिली इक्विवेलेंट आए 25 ml में, तो 250 में कितने हो जाएंगे हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन अंडरगोज 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस, फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड एज शोन बिलो। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द 2 प्रोसेस आर सेम, इन दोनों प्रोसेस में वर्क डन किया हमारे पास में सेम है, तो आपको बताना क्या होगा। चले तो सबसे पहले देखो हमारे पास में प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा प्रोसेस कौन सा है यहाँ पर, तो देखा जाए तो हमारे पास में फर्स्ट प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, क्या है एंट्रोपी, और एंट्रोपी और रिवर्सिबल है, तो ये वाला तो प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है, यहां पर बात करें तो यहां पर क्या है, U बाय आर, आर तो वैसे कांस्टेंट है, U कांस्टेंट है, यानी ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन सा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। कौन सा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर गैस का जो टेम्परेचर वो आपको 900 केल्विन दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि जब एडियाबेटिक हमारे पास में क्या होता है, प्रोसेस होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां से यहां जाने पर गैस का टेम्परेचर क्या होगा, तो देखें यहाँ पर हमारे पास में इंटरनल एनर्जी क्या, U बाय आर कम हो रहा है, U बाय आर कम हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब गैस का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो अपन चाहे इस पॉइंट पर जाए तो अपन टेम्परेचर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, U बराबर क्या होता है हमारे पास में NCVT, NCVT, तो U बाय आर है ना, तो U बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास में, NCV की वैल्यू आपको दे रखी 5R/2 इंटू T। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल लेते हैं, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा इस पॉइंट पर हमारे पास में, U कितना दे रखा है, U बाय आर, आर को नीचे ले आते हैं, तो U बाय आर इक्वल टू मोल 1 दे रखा है 5/2 इंटू टेम्परेचर जो है हमारे पास में T मान लेते हैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, तो U बाय आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 450, तो 450 बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू आ जाएगा हमारे पास में T, तो ये बन जाएगा T बराबर आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 180 केल्विन। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 180 केल्विन, कितना 180। तो यहां पर भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा, टेम्परेचर इन दोनों पॉइंट का, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। चलिए, तो यहां पर हमारे पास में टेम्परेचर आ गया 180 केल्विन। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में प्रोसेस 1 का अपन वर्क निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस जो 1 दे रखा है, प्रोसेस वन एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक है तो Q क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा W, तो डेल्टा U कितना आ जाएगा हमारे पास है ना, तो डेल्टा U बराबर क्या बनेगा, NCVM, CV डेल्टा T लिख सकते हैं, N है 1 मोल है, CV हो जाएगा 5R/2 इंटू, ठीक है, dt कितना आ जाएगा हमारे पास में 180 माइनस कितना आ जाएगा 900, तो कितना आ गया हमारे पास, डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा U आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 720 इंटू R 5/2, ये आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी। चले, अब डेल्टा U आ गया तो ये W हो जाएगा, तो W कितना आ जाएगा फर्स्ट का हमारे पास में माइनस ऑफ 720 इंटू 5R डिवाइड बाय 2। अब यही वर्क आपको सेकंड में दे रखा है, वर्क जो है सेकंड का भी सेम है, सेकंड का वर्क भी सेम, माइनस ऑफ 720 इंटू 5R डिवाइडेड बाय 2। अब सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस दे रखा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ NRT ln फाइनल वॉल्यूम V3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V1। तो आपको टेम्परेचर वगैरह दे ही रखें, 180 अपन ने निकाला ही था, ठीक है, 1 मोल है, R टेम्परेचर कितना 180, ठीक है, ln V3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा V1। तो R से R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास में 180 से इसको तो ln V3 डिवाइड बाय V2, ये आ जाएगा हमारे पास में 720 इंटू 5 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 360, इसको ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ln ऑफ V3 डिवाइड बाय V2 ये बन जाएगा हमारे पास में 10/1। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, ln V3 बाई V2, तो ln V3 बाई V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर a helium atom that absorb a photon of wavelength 330 nanometer. The change in velocity of the atom after the photon absorption is, है ना। तो एक हीलियम एटम उस पर एक फोटोन आगे टकराता है, जिससे अपन जानते हैं कि उसका फोटोन का मोमेंटम उसको ट्रांसफर होगा, उस कारण से क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अपन कैसे करेंगे कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके वेवलेंथ वगैरह कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H/mv। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है हमारे पास में डेल्टा V, ठीक है। तो हमारे पास में वेवलेंथ कितनी देर की हमारे पास 330, ठीक है। तो डेल्टा V बराबर क्या बनेगा, डेल्टा V बराबर बनेगा H/λ इंटू m, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डेल्टा V आपको कैलकुलेट करना है, H की वैल्यू कितनी 6.6 इंटू 10⁻34। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर हमें। लैम्डा कितना 330 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं,
-9 इंटू m कितना हमारे पास है, हीलियम के एक एटम से टकरा रहा है, तो एक अपन मास क्या लिखते हैं 4, बट ये ग्राम में होता है, तो इसको अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, एएमयू में। एएमयू में चेंज करने के लिए अवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में ये बनेगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। पावर एडजस्ट कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा 6 इंटू 10⁻, बन जाएगा हमारे पास में 23, ठीक है। ये -9 एक 0 तो पावर 8 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा हमारे पास में, नीचे बचेगा 3 इंटू बचेगा हमारे पास में 4, ठीक है। ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इससे ये 5 टाइम कट जाएगा। और ऊपर कितना बन रहा है हमारे पास में, देख ले कैलकुलेशन, ठीक है। 6.66 ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो एक बार इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, एक बार आगे देख लेते हैं कैलकुलेशन। हाँ जी, चले देखो बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। तो पहले पावर सेट कर लेते हैं, पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में 23 और 8, 23 और 8 कितना हो जाएगा, पावर अपन ने सही लिखी क्या, -34, एक बार पावर वापस चेक कर लेते हैं। 330 पावर कितना हो जाएगा, ये 8 बनेगा, एक डेसिमल कम हो जाएगा 8, और ये 6 इंटू 10⁻23 ग्राम को, अच्छा इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻−3, तो 10⁻−3, तो अभी ये पावर नीचे रहेगी तो ऊपर जाएगा, तो अगेन वापस 10⁻3 और हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को किसमें चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में भी चेंज करना पड़ेगा, पूरा ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं अपन। तो हमारा जो फाइनल बन जाएगा, कितना बन रहा है हमारे पास में 23 + 26, 26 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 34। तो पावर तो पूरी खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी तो बचेगा कितना हमारे पास में, डेल्टा V बराबर 6.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास में 33 इंटू 4, डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बाई कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 3.3 मीटर पर सेकेंड। आपको आंसर किसमें बताना है, मीटर पर सेकेंड है ना। हाँ जी, आपको आंसर किसमें बताना है, देखें आपको आंसर रिपोर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड। किसे रिपोर्ट करना है, सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि फोटोन जब जाकर के किससे टकराएगा, हीलियम एटम से टकराएगा, तो अपना पूरा मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। तो लिखा हुआ ये मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। तो जितना भी हमारे पास फोटोन के पास एनर्जी थी पूरी पूरी इसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो डी ब्रोगली यूज करके अपन क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाए 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चले नेक्स्ट है हमारे पास में ओजोनोलाइसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूसेस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, देन द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड इज। तो सबसे पहले तो ClO2 का जब ओजोनोलाइसिस कराते हैं, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cl2O6 बनता है, क्या बनता है Cl2O6 प्लस बनता है O2। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ जाएगा +6, कितना आ जाएगा +6, तो आंसर हो जाएगा इसका +6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये था हमारे पास में JEE एडवांस 2021-2021 का पेपर 2 का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को कुछ इससे हेल्प मिलेगी। पेपर का जो था PYQ का जो पेपर था उससे आपको क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनका सॉल्यूशन किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।